तो न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकती, है ना। इजी है ये, पूरे 15 अनुच्छेद आपको याद है। तो जो शुरू के 3 अनुच्छेद है उसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं, ग्राम सभा, पंचायतों का गठन, स्थापना और संरचना के बारे में। धीरे धीरे आर्टिकल दर आर्टिकल आगे बढ़ रहे हैं। अब हमारा जो आर्टिकल आता है 243D, यह बात करता है आरक्षण की, पंचायतों में आरक्षण। तो जैसे आप कभी देखे होंगे अपने अपने गांव में कि ऐसा होता है ना, कभी जो सरपंच महिला रहती है तो कभी पुरुष रहते हैं, और उसमें भी महिला कभी एसटी वर्ग की रहती है, कभी ओबीसी वर्ग की रहती है, कभी एससी वर्ग की रहती है। ऐसा तो आप देखे होंगे, है ना, शुरू से देखते हुए आ रहे हैं कि एक ही पद जो है वो हमेशा मुखिया जो रहेगा वो एक ही वर्ग से रहता है क्या? वो भी रहता है या रहती है क्या? अलग अलग होते रहते हैं कि नहीं, हर 5 साल में, हर 10 साल में, कैसे? हाँ, तो ये कैसे निर्धारित किया जाता है? ये कैसे निर्धारित किया जाता है कि इस बार एसटी वर्ग की आएगी महिला, या इस बार एसटी वर्ग का पुरुष आएगा, या एससी वर्ग की महिला आएगी, या एससी वर्ग का पुरुष आएगा, या ओबीसी के आएंगे? ये कैसे निर्धारित किया जाता है? तो ये चक्रानुक्रम, ये पढ़े ना इसको भी, चक्रानुक्रम जी, रोटेशन। और ये रोटेशन भी ऐसा नहीं कि बुलाए किसी को और चलो तो इस बार तुम बन जाओ, उसके बाद तुम बन जाओ, ऐसा नहीं, ठीक है। प्रॉपर क्या है बताया गया है अलग। जैसे कि सबसे पहला जो अधिनियम बना था पंचायतों को लेके, कौन सा अधिनियम था? हाँ, पंचायती राज अधिनियम 1992, ठीक है। उसी को मद्देनजर रखते हुए हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य था, यानी कि जो उस समय मध्य प्रदेश का भाग था, उसने एक अपना अधिनियम बनाया था, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 बनाया था, है ना। और अभी जो हम लोग लागू है हमारे छत्तीसगढ़ में, वो क्या लागू है? छत्तीसगढ़ में क्या लागू है जी? छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 लागू है। तो उस 92 के अधिनियम में, इस 93 के अधिनियम में थोड़े बहुत डिफरेंस तो होंगे ही होंगे। जैसे कि इसकी बात करते हैं हम लोग, हम ये भी जान रहे हैं कि जो सामान्य गांव होते हैं, है ना, उसमें अलग प्रावधान किया गया है सरपंच को लेके, सदस्यों को लेके। और जो अनुसूचित गांव होते हैं उसमें अलग प्रावधान किया गया। जैसे कि देखे ना कि एक ग्राम सभा भी हो सकती है और एक से ज्यादा हो सकती है, लेकिन उसमें अनुसूचित क्षेत्रों में क्या होगा? एक गांव में कितनी ग्राम सभा होगी जी? हाँ, ठीक है। तो ये चीज हम लोग देखे थे। तो उनको क्या दिया गया? अलग से प्रावधान किया गया। कौन सा एक्ट के तहत? एक एक्ट पढ़े थे हम लोग जिसमें अनुसूचित क्षेत्रों को अलग से क्या दिया गया है? प्रावधान किया गया है, उपबंध किया गया है उनके लिए। अध्याय तो यह है, हाँ, अध्याय क्या है पूछेगा तो? छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के कौन से अध्याय में अनुसूचित वर्ग के गांवों के लिए, उनकी वहां के लोगों के लिए प्रावधान किया गया है, उपबंध किया गया है? अध्याय पूछेगा तो क्या आएगा? 14 में भी क्या? 14 का या 14A? हाँ, ये नहीं भूलना है, 14 अलग है, 14A अलग है ना। तो जिसमें अनुसूचित वर्ग के उपबंध की बात की गई है, उनके लिए प्रावधान किए गए हैं, वो 14 क में है ना। और एक कानून आया था 1996 में, पेसा। पेसा का फुल फॉर्म क्या है? पेसा, PESA, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज। पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज 1996, 1996। इसमें किन के लिए प्रावधान किया गया है? तो एसटी जो गांव है, अनुसूचित क्षेत्र के जो गांव हैं, उनके लिए क्या किया गया है? प्रावधान किया गया है। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, पंचायती राज अधिनियम जो हम लोग पढ़ते हैं 1992, उसमें क्या प्रावधान है? छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993, इसमें क्या बात की गई है? और ये जो पेसा एक्ट है, इसमें क्या बताया गया है? क्या डिफरेंस है और कैसे सीटों का आरक्षण किया जाता है, उसको अभी हम लोग देखेंगे। एकदम हल्के से समझना, इसको एकदम जोर देके मत समझिएगा, ठीक है। जोर देके समझेंगे तो ज्यादा जोर से लग जाएगा दिमाग में प्रेशर, है ना। तो यहां पे आप जो है आसानी से समझिएगा, धीरे धीरे समझेंगे, जहां डाउट हो पूछिएगा, ठीक। सबसे पहले उसको गोली मारो, किसको? वो 73वां संविधान संशोधन, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम, पेशा, वो सबको भी गोली मारी। अभी जस्ट पहले हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़े? जस्ट पहले संरचना पढ़े हैं। तो ग्राम पंचायत की संरचना देखे थे, पंचायतों का स्तर देखे थे,
कितने स्तर होते हैं पंचायत के? जस्ट पहले का टॉपिक हमारा, पंचायतों के कितने स्तर? 3 स्तर, ग्राम, हाँ ग्राम, जनपद और जिला। ठीक, ग्राम, जनपद और जिला, गुड। तो इसको हम लोग ऐसे इजी वे में समझने के लिए बांट लेते हैं। ठीक, यहां पे लिखते हैं क्या? ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। क्लियर दिखाई दे रहा है? दूसरा, ग्राम के बाद क्या आता है जी? जनपद पंचायत, जनपद पंचायत। लिख रहे हैं तो साथ साथ लिखते चले, नहीं लिख रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, याद करते चले। उसके बाद आता है जिला पंचायत। ठीक, चलिए अब हम लोग कौन से टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं? हम चर्चा कर रहे हैं किस पे? आरक्षण पे। पंचायतों में आरक्षण। अब पंचायतों में आरक्षण मतलब क्या? ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत, इन्हीं पंचायतों में आरक्षण। ठीक, सीटों का आरक्षण। तो सबसे पहले इसको देखते हैं, ग्राम पंचायत। अब यहां पे जब हम लोग बात करते हैं आरक्षण की, तो 4 वर्ग हैं, एसटी, एससी, ओबीसी और अनरिजर्व्ड, यानी कि जनरल जिन्हें हम लोग कहते हैं। तो यहां पे जो आरक्षण की बात की जाती है वो किन के लिए की जाती है? 4 में से कितने लोगों के, कौन कौन से वर्ग के लिए आरक्षण की बात की जाती है जी? एसटी, एससी और ओबीसी की बात की जाती है ना? तो इन्हीं को मद्देनजर रखते हुए हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आप लिखिएगा क्या? कि किसी भी ग्राम पंचायत क्षेत्र में, ध्यान से समझते हुए चलिएगा, किसी भी ग्राम पंचायत जो है, जो क्षेत्र है, वहां पे एसटी, एससी की जनसंख्या के अनुपात में ही क्या होता है? आरक्षण दिया जाता है। ठीक, अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति, इनको आरक्षण कैसे मिलेगा? तो इनको आरक्षण कैसे दिया जाता है? जनसंख्या के अनुपात में, यानी कि वो गांव में जितनी जनसंख्या है, किनकी? एसटी की या ओबीसी की, तो उसके अनुपात में इनको क्या दिया जाता है? आरक्षण दिया जाता है। पूछता है जी, याद रखिएगा, इनको कैसे आरक्षण मिलता है? तो अनुपात में, उनकी जनसंख्या के अनुपात में। तो अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाता है। तो यह बात हो गई किसके लिए? एसटी और एससी के लिए। यहां पे आरक्षण की बात करते हैं तो एक और वर्ग को आरक्षण दिया जाता है, वो कौन सा वर्ग है? ओबीसी वर्ग है ना? तो यहां पे ओबीसी के लिए क्या प्रावधान किया गया है? तो ओबीसी के लिए क्या बोलता है कि अगर किसी गांव में, किसी क्षेत्र में, ध्यान से समझिएगा, ओबीसी के लिए ना, ओबीसी के लिए क्या बोल रहा है कि अगर किसी गांव में, किसी क्षेत्र में एसटी और एससी जनसंख्या मिला के, है ना, किनको किनको मिला के? एसटी प्लस एससी जनसंख्या को मिला के 50% से कम हुआ, ठीक है, किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या जो एसटी और एससी दोनों के लिए कुल कितना, 50% से अगर कम होता है, तब हम लोग क्या देते हैं? ओबीसी वर्ग को 25% आरक्षण देते हैं। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखिए, अगर मान लीजिए 1000 एसटी जनसंख्या है किसी क्षेत्र में, मान लीजिए
30%। कितने परसेंट है किसी गांव की एसटी जनसंख्या? 30% है। और एसटी जनसंख्या जो है मान लीजिए किसी गांव की कितनी है? 15% है। तो जोड़िए दोनों को, कितना होता है? 30 और 15 कितना हुआ? 45 हुआ। गुड। 30 और 15 कितना हुआ? 45 हुआ। 45%। यानी कि उस गांव की, जो भी गांव है, ठीक है, तो किसी गांव की जो जनसंख्या एसटी और एससी जनसंख्या 30 एसटी है, एससी 15 है, दोनों मिला के हो गए 45। तो क्या कहता है प्रावधान? प्रावधान कहता है, नियम कहता है कि अगर एसटी एससी जनसंख्या को मिला के 50% से कम हो रहा है, एसटी एससी जनसंख्या मिलाए 50% से कम हुआ जनसंख्या, तो ओबीसी को कितना आरक्षण मिलेगा? 25% आरक्षण मिलेगा। कितना परसेंट आरक्षण मिलेगा? 25%। तो उस गांव में आरक्षण कितना मिल गया? एसटी को कितना? 30, एससी को 15 और ओबीसी को कितना मिल जाएगा जी? 25%। ओबीसी को कितना मिल जाएगा? 25%। आ रहा है समझ में? यानी कुल जनसंख्या कितनी, मतलब कुल आरक्षण कितना हो गया उस जनसंख्या पे? 30 और 15 45, 45 और 25 कितना हुआ? 45 और 25 कितना हुआ? 70। यानी उस क्षेत्र में, उस गांव में आरक्षण कितना दिया गया है सीटों पर? कुल आरक्षण कितना मिला? 70 मिला है। कुल आरक्षण कितना मिला है? 70 मिला है। अब कई लोग के मन में डाउट आ रहा होगा, सर 70% आरक्षण मिल गया क्या, है ना? तो हाँ, उसमें भी लिमिट है। वो लिमिट क्या बोलता है, वो नियम क्या बोलता है? लिमिट के लिए जो नियम बताया गया है कि किसी भी गांव का, या गांव मतलब पंचायत क्षेत्र की बात कर रहा हूं, कि किसी भी पंचायत क्षेत्र में अगर मान लीजिए आप उस क्षेत्र के क्या है, कलेक्टर हैं, ठीक है, आपको जिम्मेदारी दी गई है क्या करने का? ये आरक्षण, ये लाट सिस्टम, ये चक्रानुक्रम में ये सब तामझाम करने का आपको जिम्मेदारी दी गई। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, दो चार बातें आपको पता रहनी चाहिए। क्या? कि एसटी और एससी को आरक्षण कैसे दिया जाएगा? उनके किसके अनुपात में जी? जनसंख्या अनुपात में। गुड। ये पहली चीज हमको ध्यान रखनी, एसटी एससी को आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में दिया जाएगा। क्लियर हो गया इतना? अब बात करते हैं ओबीसी की। अब एसटी एससी को जनसंख्या के अनुपात में तो आरक्षण दे दिए, अब बात करेंगे ओबीसी की। ओबीसी के लिए क्या प्रावधान है? तो पहले यह देखा जाएगा कि एसटी एससी जनसंख्या 50% से कम तो नहीं हो रही है, ठीक है? तो अगर कम हो रही है तब हम लोग ओबीसी को क्या देंगे? 25% आरक्षण देंगे। ठीक है, इतना बात हम लोग को क्लियर हो गया। अब मान लीजिए, अब देखो क्या हुआ। फॉर एग्जांपल हम लोग लिए थे एसटी 30, एससी 15, और यहां पे हम लोग देखे दोनों को मिला के 45 हो रहा है। 45 क्या है जी? 50 से कम है। यानी कि नियम कहता है कि 50 से कम हुआ यानी कि ओबीसी को आरक्षण दो। कितना परसेंट दो? 25% दो। हाँ, तो ये 45, ये एसटी एससी जनसंख्या थी, इसमें हम लोग 25 ऐड किए तो कितना हो गया? 70%। ठीक। अब यहां पे नियम फिर कहता है, क्या कहता है नियम? कि किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में जनसंख्या, मतलब सॉरी जनसंख्या बोल रहा हूं, किसी भी सूरत में आरक्षण जो है वो 75% के ऊपर नहीं जाना चाहिए। 75% के ऊपर नहीं जाना चाहिए, यह नियम कहता है कि 75%, 75% से अधिक आरक्षण देने का प्रावधान ही नहीं है। आपको देना ही नहीं है 75% आरक्षण। क्लियर है? अब फॉर एग्जांपल एक और कोई गांव है, मान लो जनकपुर, ठीक है? अब वो जनकपुर गांव में क्या है, मान लीजिए एसटी भी है, एससी भी है, ओबीसी भी है। एसटी जनसंख्या है कितनी? तो 30%। एसटी जनसंख्या कितनी है? 30% है। एससी जनसंख्या कितनी है? तो मान लीजिए यह है 25%। तो सबसे पहला आपका काम क्या होगा? सबसे पहला आपका काम क्या होगा कि आप, हाँ, सबसे पहले एसटी एससी का जनसंख्या देखेंगे। गुड। ठीक है, क्योंकि सबसे पहला आरक्षण देने का प्रावधान उनके लिए, एसटी एससी के लिए, बाद में फिर ओबीसी का नंबर आता है ना? तो एसटी एससी जनसंख्या को सबसे पहले आपको देखना है। जनसंख्या कितनी? 30%, 25%। तो जनसंख्या
के आधार पे ही, उसी के अनुपात पे क्या दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा। ये तो हमको क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे दोनों को मिला के, 30 एसटी है, एससी 25 है, दोनों को मिला के कितने हो रहे हैं, 55 हो रहे हैं। गुड, दोनों को मिला के क्या हो रहा है, 55 हो रहा है। तो जैसे ही हम लोग यहां पे 55% देखेंगे तो क्या समझ जाएंगे, अब यहां पे मैं और आरक्षण बढ़ा सकता हूं क्या, मतलब जो कलेक्टर है, आप कलेक्टर हो, बढ़ा सकते हैं इसको, क्यों नहीं बढ़ा सकते, हाँ क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन आप समझ गए, नहीं बढ़ा सकते, आंसर उत्तर आया, सही उत्तर है, क्यों नहीं बढ़ा सकते, उत्तर सही है। हाँ, 50% से कम रहेंगे तब ओबीसी को मिलेगा। मान लो, चलो मैं दे भी देता हूं एकदम दरिया दिली दिखा के, क्या करने के लिए, ओबीसी को आरक्षण देने के लिए। तो 55 प्लस 25 करो, कितना होता है जी, 80। 80% भाग रहा है आरक्षण, ठीक है, 80% भाग गया, यानी कि 75 से ऊपर चला गया, तो प्रावधान ही नहीं, इसलिए क्या कर दिया गया, पहले ही रोक दिया गया। एक तो 75% क्या है, देना नहीं है आरक्षण, उससे ऊपर देना ही नहीं है ना, इसलिए पहले ही सुनिश्चित कर लो आप। नियम कहता है, क्या भी कहता है नियम, कि आप एसटी एससी को पहले देखिए, उनका, उनके दोनों को मिला के, उनकी जनसंख्या दोनों को मिला के अगर 50% से नीचे है तभी आप ओबीसी को 25% दोगे, और अन्यथा अगर दोनों को मिला के 50 से ऊपर भाग जा रही है, 51 भी हो जा रही है ना, तब भी आप क्या दोगे, ओबीसी को आरक्षण नहीं दोगे। तो ओबीसी को आरक्षण कब मिलता है, जब एसटी एससी जनसंख्या 50% से क्या हो जी, कम हो, और कम होगी तो ओबीसी को कितना मिलता है, 25% मिलता है। क्लियर है, क्लियर है सभी को। हाँ, एक चीज और ना, अब मान लीजिए तीनों को आरक्षण मिल गया, एसटी को भी मिल गया, एससी को भी मिल गया, ओबीसी को मिल गया, है ना। अब हम लोग देखे, क्या देखे, कि तीनों को आरक्षण मिल गया है, लेकिन ये भी हमको देखना है कि 75% से ऊपर नहीं जानी चाहिए, है ना। वो तो सेकंड स्टेज है, वो जाएगी ही नहीं। जब आप इधर आरक्षण क्या करोगे, 50% से कम रखोगे तो ओबीसी को मिलेगा, तो 25 होगा, तो 75 से कम ही हो जाएगा। तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, 50% से कम होगा तब 25% ओबीसी को मिलता है, ठीक। और दूसरा क्राइटेरिया क्या कहता है आपका, कि 75% से जनसंख्या ऊपर नहीं जानी चाहिए। चलिए, तो उस चीज को लिख लेते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, एसटी तथा एससी दोनों के लिए, एसटी तथा एससी दोनों के लिए कुल कितना परसेंट जी, दोनों के लिए कुल कितना परसेंट, 50%। गुड, दोनों के लिए कुल 50% से कम, है ना, दोनों के लिए कुल 50% से कम स्थान आरक्षित हैं, तब तब क्या होगा, तब वहां ओबीसी के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग, अदर बैकवर्ड क्लास, आप पूरा लिख लेंगे, ओबीसी के लिए कितना परसेंट आरक्षण, 25%, 25% आरक्षित आरक्षित किए जाते हैं। ये क्लियर है दोनों लाइन, ये ऊपर की दोनों लाइन क्लियर है जी, कैसे, हाँ, ठीक। सबसे पहले हमको देखना है एसटी एससी के लिए, है ना, और कैसे मिलेगा आरक्षण, परसेंट कैसे डिसाइड होगा, उनकी जनसंख्या के अनुपात, है ना। और ओबीसी के लिए बात करता है तो ओबीसी के लिए कंडीशन है,
अगर ST SC 50% से कम है तभी मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलता, है ना। उसके बाद आते हैं तीसरी बात करते हैं महिलाओं की। तो महिलाओं के लिए कितना आरक्षण का प्रावधान है जी हमारे 36 पंचायतों में? 33% की 50%? है 1/3 है। क्या चीज? कितने लोग 33 बोल रहे हो, कितने लोग 50 बोल रहे हो जी? 33 वाले कौन कौन है? मैं 50 वाला हूं। 33। ये जो है ना, पहले दिया जाता था जी 33%, अब 50% है, याद रखना, 50% है ना। महिलाओं को आरक्षण कितना है अभी छत्तीसगढ़ में? तो 50%। बहुत सारे राज्यों में हो गया है ना, कुछ एक राज्यों में नहीं हुआ है। हमको अभी छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम पढ़ रहे, तो छत्तीसगढ़ में आप याद रखिएगा 50% हो गया है। ठीक है, आरक्षण महिलाओं को कितना? 50%। ठीक, अभी देखेंगे कि कैसे आरक्षण का लागू किया जाता है महिलाओं के लिए कितना। अभी सिर्फ आपको याद रखना, ST SC जनसंख्या के अनुपात में होंगे। ओबीसी जब 50% से कम होंगे ST SC, तभी ओबीसी को 25 मिलेगा, है ना। और महिलाओं के लिए कितने सीट आरक्षित किए गए हैं? तो 50% सीट आरक्षित किए गए हैं। चलिए, तो लिख लीजिए इसको, महिलाओं को 50% आरक्षण, महिलाओं को 50% बोले तो 1/2 आरक्षण। क्लियर? और चौथा एक मैं आप लोग को बीच में बताया था कि ये जो आरक्षण दिया जा रहा है ST SC OBC को, वो कितने परसेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये चीज भी देखने का है। हाँ, ठीक, लिख लीजिए, 75% से अधिक, 75% से अधिक आरक्षण देने का प्रावधान नहीं है। क्लियर है? तो ये चार जो हम लोग डिटेल देखे ना, भले मैं ग्राम पंचायत में लिख दिया है ना, और जिला पंचायत जनपद पंचायत अलग अलग बना दिया था, लेकिन जगह की कमी को देखते हुए यहां पे आपको यह ध्यान रखना है कि ये जो चार कंडीशन है, ST SC जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिलेगा, ओबीसी को जब ST SC 50 से कम है रहेंगे तब ओबीसी को आरक्षण मिलेगा, वो भी 25%। ठीक, महिलाओं को सीटों में कितना आरक्षण दिया जाता है? तो 50% सीट तो उन्हीं के लिए आरक्षित होती है ना। और चौथा चीज क्या, कि किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में 75% के अबव नहीं जाना चाहिए रिजर्वेशन। ठीक है, आरक्षण 75% के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो यहां पे हम लोग इसको भले ग्राम पंचायत में लिखे हैं, लेकिन ये तीनों में लागू होगा। तीनों में लागू होगा बोले तो जनपद पंचायत और जिला पंचायत में भी लागू होगा। तो यहां पे आप लिख लीजिएगा, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला। टेबल बना दिए थे क्या अपनी अपनी कॉपी में अभी? गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, है ना। तो जो टेबल आप लोग बनाए हो, मैं जानबूझ के बनवाया था क्योंकि साथ में कई लोग लिखते हैं। तो ये जो चार चीज हम लोग लिखे हैं ना, तो वो जो चार चीज हम लोग लिखे हैं उसको आप 2 बार और लिखो, तो आपको क्या हो जाएगा? कंठस्थ हो जाएगा। तो जो चार्ट आप, मतलब जो टेबल आप बनाए हो, ग्राम पंचायत में लिखे हो गए 4 पॉइंट्स, कॉपी पेस्ट करो जनपद में, फिर उसको लिखो, फिर कॉपी पेस्ट करो इधर, फिर उसको लिखो, तो आपको एकदम कंठस्थ हो जाएगा। तो चारों में यही प्रावधान है। क्लियर है? जनपद, जिला और ग्राम में। आगे बढ़े। अब देखो, अब थोड़ा इसको हम लोग गांव के माध्यम से समझते हैं। मिटा दो इसको। अब मान लीजिए जैसे ये देखो, इजी है बहुत, है ना, इजी है, लेकिन थोड़ा सा ऐसे बुक बुक में कठिन टाइप का दे देता तो समझने में थोड़ा वो लगता है, बाकी है इजी, समझ जाओगे। अब मान लो ये क्या है, कोई ग्राम पंचायत है,
ये जनपद पंचायत, ये जिला पंचायत। ठीक। ये जो ग्राम पंचायत है, गांव का नाम है क्या? अ, फुलेरा। फुलेरा ग्राम पंचायत सुने होगे, फेमस है ये तो। आगे है क्या? आज ही आया ना? हाँ, आज ही आया। ठीक। तो ये जो फुलेरा ग्राम पंचायत है, ठीक है, तो यहाँ पे अब ग्राम पंचायत है, तो ग्राम पंचायत जो है उसमें कौन कौन रहते हैं? पदाधिकारी। पदाधिकारी जो चुनाव से जाते हैं। सचिव तो वो नियुक्त होगा, है ना, सचिव नियुक्त होगा, उसको छोड़ दीजिए। यहाँ पे पदाधिकारी जो निर्वाचित होके जाते हैं कौन रहता है? पंच, उप सरपंच और सरपंच रहते हैं, है ना। जिसमें से भी प्रत्यक्ष निर्वाचन किसका किया जाता है? प्रत्यक्ष। गुड। सरपंच और पंच का। तो ये मान लो फुलेरा गांव है, ठीक है। अब इस फुलेरा गांव में 10 पद है, मान लीजिए पंच के। किसके? 10 पद, पंच के लिए 10 पद हैं। ठीक। और सरपंच के लिए कितना पद होता है? वो तो बताना नहीं पड़ेगा। कितना पद होता है सरपंच के लिए? एक ही पद होता है। ठीक है, एक ही पद होता है। तो मान लीजिए ये फुलेरा गांव में 10 पद हैं पंच के लिए। अब यहां पे मुझे क्या करना है? सीटों का आरक्षण करना है। मुझे नहीं, आपको करना है। ठीक है। आप क्या हो? विधि प्राधिकारी हो, आके मतलब उस क्षेत्र के आप कलेक्टर। ये आपका, ये फुलेरा गांव आपके अंदर आता है। तो मान लीजिए आप वो प्राधिकारी हो, अधिकारी हो, आप कैसे इसका आरक्षण करेंगे? कैसे, क्या करेंगे आप? अभी मैं 10 सीट आपको दे दिया, बोला कि आप नियम के तहत फॉलो करिए। जो भी अभी हम लोग 4 पॉइंट पढ़े हैं उसके आधार पर बताइए, ये जो 10 सीट है पंच के लिए, इसका बंटवारा कैसे होगा? सबसे पहले मैं क्या देखूंगा? क्या देखूंगा सबसे पहले मैं? हाँ, मैं सबसे पहले देखूंगा कि एसटी, एससी, ओबीसी और जनरल। ठीक है। अब इसमें आरक्षण कितने को? तो 3, एसटी, एससी और ओबीसी। अब ये तीन में भी सबसे पहले प्रावधान किनका किया गया? तो एसटी और एससी का। तो सही बोले आप लोग कि सबसे पहले सर हम लोग एसटी एससी देखेंगे। अब एसटी एससी में भी क्या कहता है नियम? क्या कहता है नियम एसटी एससी में? उनकी जनसंख्या का क्या देखा जाएगा? तो अनुपात देखा जाएगा। ठीक है। अब मान लीजिए ये जो 10 क्या है, 1 मिनट ऐड हो रहा है। ये जो 10 सीट हैं पंच के, है ना, उसमें मान लीजिए एसटी और एससी। अब इस 10 सीट के लिए हम लोग क्या देखेंगे? फुलेरा की, यानी जो ये गांव है उसमें एसटी एससी जनसंख्या देखेंगे। अब मान लीजिए इस गांव में एसटी जो जनसंख्या है कितनी निवास करती है? तो मान लीजिए 40% क्या यहां पे निवास करते हैं? एसटी निवास करते हैं। ठीक। 60% क्या कौन निवास करता है? एससी निवास करते हैं। ठीक। अब यहां पे सीटों का आरक्षण कैसे होगा? सामान्य गांव नहीं रहेगा? सामान्य गांव के लिए पूछ रहा हूं, सामान्य गांव की जनसंख्या बढ़ा दी उसके लिए बोल रहे हो क्या? चलो, हाँ वो भी है। अब मान लो इसको कर देते हैं आधा आधा कर देते हैं, ये 20 कर देते हैं, और ये क्या क्या लिखा था? चलो ये 30 कर देते हैं। हाँ, अब बताइए अब क्या होगा? या और इसको ऐसे कर देता हूं, 25 कर दो और इसको 35 कर दो। अब बताइए, एसटी 25% है, एससी 35% है। अब सीटों का आरक्षण कैसे होगा? कैसे होगा जी? हैं? क्या बोल रहे हैं? हाँ। गुड। गुड।
ठीक है, वही तो है। देखो एसटी के लिए परसेंट बोला है ना, जनसंख्या के अनुपात में उसी के आधार पर उनको आरक्षण, यानी जितनी जनसंख्या उतनी उतना क्या मिलेगा, उनको मुख्य रूप से आरक्षण मिलेगा। मैं वहां पे परसेंट बढ़ा दिया था तो सही बोले, पकड़ लिए चीज को। क्या ये तो सर वो वाला गांव हो गए हैं, अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत, पेशा के अंतर्गत आने वाले गांव हो जाएंगे, आर्टिकल 14 वाला, है ना। तो सामान्य गांव कहां से रहा, गुड। तो यहां पे क्या होगा, मान लीजिए 25 एसटी है, एससी 35 है। सीट को देखेंगे यहां पे, सीट मान लो 100, इसको 100 मान लो, परसेंट में डिवाइड करते हैं ना, तो इसको आप इसका परसेंट निकालिए। तो 10 का 25% कितना होगा जी, 10 का 25 और 35, 2.5 और 3.5। यहां पे हम लोग पॉइंट पे देख रहे हैं। अब ये पॉइंट को हम लोग, अब मैं ये दो को क्या कर सकता हूं, अब किसी सीट को बीच से तो काटेंगे नहीं, कोई पंच ऐसा थोड़ी बोलेगा आधे में तू बैठ आधे में मैं बैठूंगा, ऐसा टाइप का होगा क्या? नहीं, है ना। तो यहां पे क्या देखा जाएगा, यहां पे क्या किया जाएगा, इसको मैं 2 करूं कि इसको मैं 3 करूं, सीट को 3 किया जाता है। हाँ, बढ़ा के ही लेना है, हमको कम नहीं लेना है ना, हमको बढ़ा के ही लेना। देखो ये सब समझने वाली चीज है ना, ध्यान से समझिएगा। इसको हमको क्या लेना है, बढ़ा के लेना है, यानी ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक। अब ये हो गई सीट, यानी एसटी के लिए सीट कितनी हो गई, 3 सीट हो गई। ये हो गई एसटी के लिए। और एसटी के लिए 10 में से कितनी सीट हो गई, 4 सीट हो गई। तो 4 3 कितना हुआ, 7 हुआ, बाकी बचा 3। अब उसको हम लोग छोड़ते हैं, वो 3 दिन को छोड़ो। अभी हमको क्या दूसरा नियम क्या कहता है, पहला नियम हम लोग देख लिए, एसटी एससी को जनसंख्या के अनुपात पे क्या मिलेगा, आरक्षण मिलेगा, दे दिए। सामान्य गांव में जी दे दिए जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण। अब दूसरा किसको आरक्षण मिलता है, ओबीसी को। तो ओबीसी के लिए क्या बोलता है, 25%, और 25% भी कब, जब एसटी और एससी मिला के क्या हो, 50 से कम हो। तो हम लोग क्या देखेंगे, अब ये सीट वीट को गोली मारो, सीट तो हम लोग निकाल लिया। अब हम परसेंट को देख रहे हैं ओबीसी के लिए, एसटी एससी के लिए प्रावधान कर दिया, अब प्रावधान करना है ओबीसी के लिए, है ना। तो ओबीसी के लिए प्रावधान क्या किया जाएगा, दोनों को जोड़ा जाएगा, 25 और 35। तो 25 और 35 कितना हो रहा है, 60 हो जा रहा है, 60% हो जा रहा है। तो नियम क्या बोलता है, नियम बोलता है 50 से कम रखोगे तब ओबीसी को 25 मिलेगा, और 50 से ऊपर गया मतलब ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलेगा। तो इस गांव में, फुलेरा गांव में ओबीसी के लिए सीट आरक्षित होगी क्या, मतलब ओबीसी को आरक्षण मिलेगा, नहीं मिलेगा, ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलेगा। तो 10 में से 3 हो गए एसटी के लिए, 4 हो गया एससी के लिए, तो बचे 3, वो किस में जाएंगे, गुड। क्लियर है सबको, क्लियर है इतना सबको। अब अब प्रावधान क्या बोलता है, महिला को कितना आरक्षण दिया जाना है, 50% देखना है। और 50% उस वर्ग की महिला, यानी कि जितनी सीट होगी और उस वर्ग के जितने लोग होंगे उसमें महिला को आरक्षण। अब देखिए एसटी में कितने सीट आ गए, निकल के सामने आए हैं, 3 सीट आई हैं एस एसटी के लिए। तो 3 का 50% यानी 1/2 कितना होता है, 1.5 होता है। तो जब भी ऐसा आधा वाला पॉइंट आता है, आधी वाली बात आती है, तो हमको क्या लेना रहता है, बढ़ा के लेना है ना। तो 3 में से 2 क्या हो गया जी, महिला के लिए आरक्षित। और कैसी महिला, कौन सी महिला, एसटी महिला, एसटी महिला। और बचा 3 में से 1 सीट, तो वो किसके लिए जाएगा, एसटी पुरुष के लिए जाएगा। ठीक, 50% महिला का आरक्षण मिल गया, एसटी एससी जनसंख्या के अनुपात में मिला, मिल गया। ओबीसी को आरक्षण 25 मिलना था, नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, क्योंकि जनसंख्या भाग गई आगे गाड़ी, कहा 60%, ओबीसी को नहीं मिला जी, कोई बात नहीं है। अब एससी को क्या हो रहा है, 4 सीट निकल के सामने आई है एससी के लिए, तो जैसे ही 4 महिला के लिए आधा कर दो, तो 4 का क्या हो जाएगा, आधा, 2-2 करके हो जाएगा। 2 सीट एससी महिला के लिए और 2 सीट एससी पुरुष के लिए, मेल के लिए। ठीक, और वैसे यहां पे जो
सीट अनरिजर्व गई है, उसमें भी आधा रहेगा, आधा मतलब 2 महिला और 1 पुरुष के लिए। क्लियर है? सीटों का आरक्षण ग्राम पंचायत समझ में आ रहा है? हाँ। अब मान लो ओबीसी का हमको निकालना है, तो ओबीसी के लिए निकालना है तो मान लो हम इसको चलो कोई दूसरा गांव ले लेते हैं, उसमें आप लोग बताना, मैं नहीं बताऊंगा। चलिए, ये दूसरा गांव है, इसका नाम पहले दिखाई दे रहा है, लाला राम जी का ही दिखाई दे रहा है। आपके गांव का नाम क्या है जी? अमेरी। अमेरी कापा ये अमेरी बस? अच्छा, वो वाला अमेरी। तो यहाँ पे अमेरी गांव है, चुनाव नजदीक आ गए हैं, आप लोग अधिकारी हो, ठीक है? यहां पे भी मान लीजिए 10 सीट हैं, ठीक? तो सबसे पहले एसटी एससी ओबीसी देखा जाएगा। तो यहां पे मान लीजिए एसटी जो जनसंख्या है वो कितनी निवास करती है? तो 15%। ठीक है, एसटी कितनी निवास करती है? तो 15% यहां पे निवास करती है। एससी कितना निवास करते हैं? तो 25%। ठीक, एसटी 15%, एससी 25%। तो 10 का 15% कितना होगा? ज्यादा कठिन जा रहा है क्या? हाँ, 1.5 होगा, है ना? यानी कि कितनी सीट हो जाएगी? 2 सीट हो जाएगी, है ना? ये कितना होगा? 2.5 होगा, यानी सीट कितनी हो जाएंगी? 3 सीट हो जाएगी। जब भी पॉइंट में आएगा तब आपको बढ़ा के ही लेना है। मान लो ये 20% रहता, चलो 20 ले लो, ठीक है? मान लो ये क्या रहता, 20% लेता रहता, तो यहां पे कितनी सीट आती? तो भी 2 ही सीट आती, ठीक है? क्योंकि सीधे हिसाब से ही आ रहा है, 2 करके, है ना? 10 का 20% 2। और अगर 1.5 भी है, 1.6 है, 1.7 है, पॉइंट में आ रहा है आंसर, तो बढ़ा के ही लेना है, ठीक है? चलिए, एससी के लिए 25 था, तो पॉइंट में आ रहा था तो 2.5, अब पॉइंट में है तो 3 ले लिए। अब हम ओबीसी को यहां पे आरक्षण देंगे क्या? ओबीसी को देंगे यहां पे आरक्षण? क्यों देंगे आरक्षण? 50% से कम है, गुड। यहां पे हम देख रहे थे 25-35 भाग गया था गाड़ी आगे, कहां पे? 60 में। लेकिन यहां पे हम लोग देख रहे हैं 20 और 25 मिला के कितना हो रहा है जी? 45 हो रहा है। तो हमारा सेकंड नियम कहता है, क्या कहता है? कि जब भी एसटी कोई भी गांव में, पंचायत में एसटी और एससी मिला के 50% से कम है, तो ओबीसी को 25% आरक्षण मिलेगा। तो यहां पे 25% आरक्षण किसको मिलेगा? ओबीसी को। अब जब भी ये आता है तो हमको क्या करना है? यहाँ पे जोड़ना है पहले, है ना? जोड़ना है, भले वो तो 75 से कम ही रहेगा, लेकिन जोड़ के देखना है, भाग तो नहीं रही है गाड़ी। तो जोड़िए, 20, 25 और 25 कितना हो रहा है जी? 70। 70। तो हमारा नियम क्या कहता है कि सभी को मिला के जो आरक्षण है, ये कट जा रहा है क्या इधर? 70 नहीं दिख रहा है? हाँ। तो हमारा नियम क्या कहता है कि सभी को मिला के, जिनको भी आप आरक्षण दे रहे हैं उनको मिला के, ये आपको ध्यान रखना है, प्रावधान है कि 75% के अबव नहीं जाना चाहिए। तो जोड़ के देख लो जी, नहीं जा रहा है, 70% है, ठीक है। यानी कि आरक्षण सही क्राइटेरिया, वो मतलब जो है बताया गया, वो फुलफिल कर रहा है, वो हमारा क्लियर। अब यहाँ पे 25% सीट बोल रहा है ओबीसी के लिए आरक्षित, तो 10 का 25% कितना हुआ? तो ये भी 2.5 होगा, बोले तो 3 सीट हो गई। तो 3 + 3 6, 6 और 2 कितना हो गया? 8 हो गया। यानी 10 में से 8 सीट किन के लिए आरक्षित? एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित, ठीक है? अब इनको कैसे बांटा जाएगा, आप बताइए। महिला बांटना है तो कैसे होगा? हाँ, एक एसटी महिला, गुड, एक एसटी महिला, एक एससी पुरुष, क्योंकि महिलाओं को बोल रहा है ना कि जो भी वर्ग की होगी उसमें महिला वर्ग आधा मिलेगा, ठीक? तो 2 में से 1 सीट जाएगी एसटी महिला को और 1 सीट जाएगी एसटी पुरुष को। 3 में से महिला को कितना मिलेगा? क्यों 2 मिलेगा? क्योंकि 3 का आधा 1.5 होता है, और 1.5 को हमको पूरा करना पड़ता है 2 करके। हाँ, बढ़ा के लेना है, तो 2 महिला को जाएगा और 1
पुरुष को जाएगा। वैसे ही सेम इसमें भी होगा, 2 महिला ओबीसी और 1 पुरुष ओबीसी कैंडिडेट को मिलेगा। क्लियर है ये? वो अनरिजर्व जाएगा जी, जनरल वाले, सामान्य। हाँ, क्यों नहीं रहेगा? रहेगा, सबको रहेगा। महिला मतलब सभी महिला, ऐसा नहीं कि एससी और ओबीसी महिला। यानी देखो, ये जो है 2 3 2 5 और 1 8 हो गया, 10 सीट है। तो बची 2 सीट क्या है? वो अनरिजर्व वाली है, मतलब उस पर आरक्षण नहीं हुआ। अब आरक्षण नहीं हुआ मतलब सामान्य वर्ग का होगा। तो यहां पे भी जो सामान्य वर्ग की महिला रहेगी उसके लिए 1 सीट, और सामान्य वर्ग के पुरुष के लिए 1 सीट आरक्षित रहेगी। आरक्षित रहेगी मतलब उनको मिलेगी, मतलब उनका हक का है, उनका है। क्लियर है? आरक्षण इनको मिला है, बचा हुआ इनके लिए। ठीक है, उस जितना बच रहा है उसमें भी आधा महिला के लिए ही होगा। क्लियर है? हाँ, इसको मिटा दूं क्या पहले? अच्छा, नोट कर रहा हूं। हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, हम हम्म टोटल सीट में आप वर्ग निकालेंगे, वर्ग के बाद महिला को 50% का आरक्षण वर्ग में, यानी कि सीट में नहीं बोल सकते। सीट में भी आपको पहले वर्ग निकालना पड़ेगा, और वर्ग के हिसाब से फिर महिलाओं को 50% का आरक्षण वर्ग में। ओबीसी में भी, और अगर वो सामान्य वर्ग की है तो भी, सामान्य वर्ग की है तो भी। कैसे 75% से ज्यादा हो जाएगा? हाँ। हम्म चलो, 10 था बोल रहे हैं ना? 10 में से एसटी को कितना गया था? 2 गया था क्या? 3 गया था। एसटी को 3 गया था, एससी को कितना गया था? 2 गया था। ओबीसी को कितना गया था? 3 था। और बाकी जो अनरिजर्व सामान्य वाले जो थे उसमें 2 सीट गई थी। ठीक, ऐसी था? ऐसी था ना? हाँ। इसका जो परसेंट की बात किए थे, तो परसेंट कितना था इनका? 25%। इसमें कितना था? 15%। इसमें कितना था? इसमें भी 25 था। ठीक, तो दोनों सबको मिलाए तो कितना हो गया? 70% हो गया। ठीक, चलिए, अब क्या बोल रहे हैं, अब बताइए। तो इसमें जो अगर जोड़ेंगे बोल रहे हो, ऐसे ही बोल रहे हैं, इसमें भी 1 महिला हो गई, 1 पुरुष जी हो गए, 1 महिला जी हो गई। तो आप इनको जोड़ रहे हो, इसमें जोड़ रहे हो क्या? इनको इसमें जोड़ रहे हैं? नहीं, अरे दादा, वही तो बता रहा हूं जी। यहाँ पे सिर्फ एसटी वर्ग की बात कर रहा है। एसटी वर्ग, एससी वर्ग और ओबीसी वर्ग का जो आरक्षण है, उनका 75 पार नहीं जाना चाहिए। इसमें महिलाओं की बात ही नहीं कर रहा, इसमें महिलाओं को नहीं जोड़ा गया है, इसमें वर्ग की बात किया गया है। एसटी वर्ग, एससी वर्ग, ओबीसी। हाँ, हाँ, उसमें वो प्रावधान देखा जाएगा, वो जनसंख्या, महिला, वो भी 100% हो सकता। हाँ, 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 वैसे भी हो सकता है, लेकिन ये इनका में डाउट ये है कि ये इनको इसमें जोड़ दे रहे हैं। अनरिजल्ट वाले का भी एक जो है, उसका परसेंट निकाल के 70 प्लस कर दिया तो 75 पार जा रहा है। ये कहना चाह रहे हैं ना? कहा निमेश, निमिश। हाँ, उसको नहीं जोड़ना है जी। महिला को आरक्षण वाला, एसटी, एससी, ओबीसी और महिला, ये मिला के 75 पार जाएगा नहीं।
एसटी, एससी और ओबीसी को मिला के 75% नहीं जाना चाहिए। महिला वाला क्राइटेरिया अलग ही है, ठीक है। यहां पे बात की जा रही है कैटेगरी की, वुमेन वाली बात नहीं की जा रही है। वुमेन को तो 50 देना ही है आपको, और वो कोई भी वर्ग की होगी, तो उसमें आपको नहीं जोड़ना है ना। उसमें तो हाँ सही बोल रहे थे कि उसमें तो महिलाओं को भी मतलब 100% भी मिल जाएगा। महिला महिला खड़ी होगी तो जीत जाएंगे, तो 75 प्लस करके वो 100% भी हो सकता है ना। अगर महिला महिला सब जीत जा रहे हैं तो वो बात की बात है। तो आप इसको इसमें मत जोड़ना, इसमें आरक्षण को, अनरिजर्व वाले को इसमें मत जोड़िएगा, है ना। ये मत सोचिएगा कि महिला आरक्षित है ना, महिला अनरिजर्व है, लेकिन वो महिला है क्योंकि महिलाओं को आरक्षण है इसीलिए वो इसमें आ जाएगी क्या, तो नहीं। यहां पे बात वर्ग की है, और ये जो महिला को आप जोड़ रहे हैं वो ये 3 वर्ग में आती है क्या, एसटी, एससी और ओबीसी में। ये महिला उसमें नहीं आती है महिला, लेकिन मैं बात कर रहा हूं वर्ग की। वर्ग के हिसाब से 75% पार नहीं जाना चाहिए। क्लियर है? हाँ हाँ, महिला, महिला जाएगी, महिला जाएगी, महिला जाएगी। एक सीट है महिला जाएगी, 2 सीट है तो एक एक जाएगा, 3 सीट है तो 2 महिला 1 पुरुष, इस तरह से मतलब महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। और यहां पे भी देखो ऐसा चक्रानुक्रम, अभी तो मैं बता रहा हूं आपको। अब क्या हो गया, ये बात हो गई पंच की। गांव में ये जो पंच के लिए खड़े हुए थे ना, तो उनका तो निर्धारण हो गया था जनसंख्या के आधार पे। लेकिन एक चुनाव होता है एक और का, प्रत्यक्ष रूप से गांव में, किसका, सरपंच का। तो वही गांव ले लेते हैं, कौन सा, फुलेरा गांव। कौन सा गांव, फुलेरा। तो ये जो फुलेरा गांव है, यहां पे 10 पंच थे, तो 10 पंच को परसेंट में बांटे, फिर ये सब चीजें तो अभी देखे, अभी थोड़ी देर पहले। और एक सीट होती है किसकी, सरपंच की। अब ये सरपंच में क्या प्रावधान है, पंच में तो देख लिए, गांव का जनसंख्या निकाले, एसटी का इतना था, एससी का इतना था, कम हुआ तो ओबीसी भी मिल गया, और ज्यादा रहा तो ओबीसी को नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर वर्ग की सीट निकाली जाएगी, जितनी भी सीट उस पर्टिकुलर कैटेगरी से आ रही हैं उसमें से महिला को 50% मिल जा रहा है ना। तो वो चीज को अभी देखें। अब बात हो रही है किसकी, सरपंच की। इसके लिए कैसे करेंगे, इसके लिए कैसे किया जाता है बताइए। आप बताइए ना सर, आप ही पढ़ा रहे हो। देखो, यहां पे पंच का तो हम लोग जनसंख्या गांव में ले लिए, है ना। सरपंच का तो पद एक ही होता है। अब इसमें एसटी बैठेगा, एससी बैठेगा, ओबीसी बैठेगा, और उसमें से भी महिला कौन से वर्ग की होगी वो देखना पड़ेगा। तो इसके लिए गांव की जनसंख्या नहीं देखी जाती, इसमें देखा जाएगा जनपद को, इसमें देखा जाएगा जनपद को। यहां पे ग्राम पंचायत कैसे बनती है, कैसे बनती है ग्राम पंचायत, किनको मिला के ग्राम पंचायत बनती है जी, एक या एक से अधिक ग्राम सभा को मिला के ग्राम पंचायत बनती है। और जनपद पंचायत कैसे बनती है ना, ग्राम सभा से ग्राम पंचायत बनती है ना। और ग्राम पंचायतों को मिला के क्या बनता है, जनपद पंचायत बनता है ना। और उस जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम आते हैं, ग्राम पंचायत आते हैं। और ग्राम पंचायत में क्या रहता है जी, सरपंच लोग उसके सदस्य होते हैं। ठीक है, तो इसमें जनपद की जनसंख्या देखी जाती है, इसकी जनसंख्या देखी जाती है, जनपद की जनसंख्या देखी जाती है। ठीक, तो यहां पे मान लीजिए जिस जनपद पंचायत में 100 सरपंच हैं, यानी 100 सीटें आरक्षित सरपंच की, ठीक है, तो वहां पे उनकी जनसंख्या देखी जाएगी। तो उनकी जनसंख्या के अनुपात में फिर एसटी, एससी और ओबीसी को निकाला जाएगा। समझ पा रहे हैं कैसे, है ना। जैसे उसमें गांव को लेकर निकाले थे ना पंच वाले में, तो इसमें जनपद को लेकर निकाला जाएगा। यहाँ पे एक गांव की जनसंख्या के हिसाब से सरपंच का पद, ये वाला मैटर नहीं है, इसमें पूरे जनपद को देखा जाएगा। ठीक है, एरिया बड़ा किया जाएगा इसमें, और उस बड़े एरिया में कितने गांव आ रहे हैं, और उस गांव में, उस ग्राम पंचायत से कितने सरपंच हैं,
तो उस जनपद के अंतर्गत आने वाले गांव की जनसंख्या के आधार पे एसटी, एससी और ओबीसी का परसेंटेज निकाला जाएगा, और वैसे ही निकालेंगे जैसे सेम निकालते हैं, है ना। अगर एसटी और एससी उस पर्टिकुलर पूरे जनपद क्षेत्र का मिला के कितना आ जा रहा है, 50% से ऊपर जा रहा है, तो ओबीसी को नहीं मिलेगा। और अगर कम जा रहा है तो क्या मिलेगा, ओबीसी को आरक्षण मिलेगा। और यहां पे बात जो होगी, मान लीजिए सरपंच का पद है, ठीक है, और इस पद में मान लीजिए 1 साल या 2 साल एसटी वर्ग का आया, एससी वर्ग है, ओबीसी वर्ग है ना, अनरिजर्व्ड है, तो यहां पे इनको कैसे दिया जाएगा, चक्रानुक्रम में, ठीक है। चक्रानुक्रम मतलब टर्न बाय टर्न। और ये किसके द्वारा किया जाता है, किनके द्वारा ये चक्रानुक्रम संचालित किया जाता है, ये गतिविधि को किसके द्वारा किया जाता है? तो अभी बार बार बोल भी रहा हूं मैं उस अधिकारी का नाम। ये जो डिसाइड करता है कि इस बार जो है सरपंच ओबीसी रहेंगे, या इस बार सरपंच एसटी रहेंगे, या इस बार सरपंच जो है वो अनरिजर्व्ड के रहेंगे, कैसे कौन निर्धारित करता है, किसके देखरेख में या किसकी निगरानी में किया जाता है? कलेक्टर की निगरानी में किया जाता है। और ये भी ध्यान रखना आपको, एक बार प्रश्न आया था कि ये जो चक्रानुक्रम है कि इस साल ओबीसी, इस साल एसटी, इस साल जनरल, ये यानी इस साल एससी, तो ये कैसे निर्धारित, कितने साल के लिए किया जाता है? 1 वर्ष के लिए, मतलब एक कालखंड के लिए, या 2 के लिए, या 3 के लिए, कि 4 के लिए, कितने साल के लिए रहता है जी? 1 साल मतलब एक कार्यकाल, ऐसा बोल रहे हैं? एक टर्म ना, मतलब 5 साल का एक टर्म। अरे चुनाव के लिए सरपंच जो पंच है वो कितने बनते हैं, मतलब कितने साल के लिए बनते हैं? 5 साल के लिए बनते हैं। तो मेरा वही कहना है, ये जो चक्रानुक्रम चलेगा, जो कलेक्टर निर्धारित करेगा, 1 साल ये, 1 साल ये, 1 साल ये करके, वो कितने साल के लिए रहता है? एक टर्म के लिए रहता है, 2 टर्म के लिए। एक टर्म मतलब 5 साल, 2 टर्म मतलब 10 साल, 3 टर्म मतलब 15 साल के लिए बनते हैं, कि 4 टर्म के लिए? किनके लिए, कितने? सबको टर्न बाय टर्न तो मिलेगा, लेकिन कितने टर्म के लिए? एक टर्म मतलब 5 साल के लिए, ठीक है। और बाकी और कोई 2 टर्म बोलना चाह रहा है? हाँ, हाँ, जनरल ही जनरल, तो जनरल की जनसंख्या उधर ज्यादा होगी आपके उस क्षेत्र में। देखिए क्या है इसमें, हाँ वही बता रहा हूँ। जो सबसे पहला जो संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जो था, उसमें यही बोला गया था कि जो कलेक्टर है ना, कलेक्टर ये के द्वारा ये निर्धारित होगा, मतलब उसकी देखरेख में, उसकी निगरानी में होगा, तो एक टर्म के लिए होगा, यानी 1 साल ओबीसी वर्ग के होंगे, 1 साल एसटी, 1 साल एससी, इस तरह से चलेगा, एक एक साल, मतलब सॉरी, 1 साल बोल दिया, एक टर्म के लिए, मतलब एक कालखंड के लिए, यानी 5 साल के लिए। लेकिन जो हमारा ये है, ये मतलब छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993, वो बोलता है कि 10 साल के लिए, ठीक है, यानी कि कितने कालखंड, यानी कितने टर्म, 2 टर्म्स के लिए, ठीक है। और उसने एक बीच में संविधान संशोधन भी, मतलब संविधान संशोधन बोल रहा हूं, विधानसभा में संशोधन भी पारित कराया था कि कुछ गतिविधियों में, मतलब कुछ कंडीशन में क्या किया जाएगा, जो मुखिया है वो क्या बनेगा, उसी वर्ग का बनेगा, जब वो, जब मतलब इससे पहले, जैसे कि मान लीजिए अभी जैसे बोले अनरिजर्व्ड है, ठीक, 1 साल अनरिजर्व्ड है, ठीक है, दूसरे साल भी अनरिजर्व्ड है ना, और तीसरे साल भी अनरिजर्व्ड है, बता रहे हैं, यही बता रहे हैं क्या? 3 साल, तीन मतलब 15 साल हो गए उसको बनते हुए, ठीक है। तो एक संशोधन था, उसमें बोला गया है कि अगर वो मान लीजिए पिछले 2 साल से एक ही वर्ग का हो रहा है, ठीक है, और अगर उसके अंडर, मतलब उस जनपद या उस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली जनसंख्या 40% से कम होगी, वो कंडीशन हम लोग आगे देखेंगे वो सब, तो पिछला जो बन रहा था वही उसको क्या दिया जाएगा, सीट दिया जाएगा,
ये किया गया संशोधन, लेकिन वो बहुत कुछ ही क्षेत्रों में मतलब में लागू है, ऐसा नहीं कि सभी पूरे उसके लिए है ना। उसमें भी क्राइटेरिया बताया गया कि एसटी इतने तो उसमें भी महिला इतनी, पुरुष इतने, एससी इतने तो उसमें भी महिला पुरुष इतनी। उसकी चर्चा जब अभी इसके बाद करेंगे, है ना, तो उसमें आपको अच्छे से क्लियर होगा। अभी आपको सिर्फ ये याद रखना है कि मैं अभी टेबल भी बनवा देता हूं, उसमें और क्लियर होगा अच्छे से। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम वो कितने टर्म के लिए चक्रानुक्रम बोला है? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 वो कितने चक्रानुक्रम? एक टर्म के लिए, मतलब 5 साल के लिए बोला है। और हमारा हमारा बोले तो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम क्या बोलता है? एक टर्म यानी 5 साल के लिए बोलता है, दो के लिए बोलता है, दो मिनिमम है ना। आप अगर आप सोच रहे हैं आपके क्षेत्र का कि पिछले साल भी तो इसी वर्ग का था, इस साल भी इसी वर्ग का, ये तो ये नियम ही है। 2 साल तो है ही मिनिमम, ठीक है, 2 साल के लिए बनेगा ही बनेगा, ये नियम कहता है, ठीक है। और और जो अनुसूचित क्षेत्र है ना, जो जो पेशा एक्ट के अंतर्गत आते हैं, जो अनुसूचित क्षेत्र हैं, वहां पे बोलता ही नहीं है, एससी और ओबीसी की बात होती नहीं है वहां पे। सिर्फ और सिर्फ जो मुखिया बनेगा वो एसटी ही होगा। चलिए मैं आपको ना टेबल में अभी बताता हूं, टेबल तो आप लोग को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके भी बन जाएगा। 3 कॉलम बनाइए, एक में लिखिएगा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, टेबल बनाइए। पहला लिखिएगा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, ठीक। दूसरा लिखिएगा, छत्तीसगढ़ में क्या लागू है जी? तो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993, 1993। और तीसरा लिखिएगा अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत, है ना, या फिर हाँ वैसे लिख लो, अनुसूचित क्षेत्रों के लिए प्रावधान, या फिर वो एक्ट का नाम लिख लो। कौन सा एक्ट था? पेशा एक्ट। कब जी, कब पारित हुआ था, कब बना था? 1900, बताया था ना, अभी लिखे भी थे, 1996, 96 है ना। पेशा का फुल फॉर्म, पेशा का फुल फॉर्म बताया तो था अभी। क्लियर नहीं दिख रहा है? ये 96 नहीं दिख रहा है, तो 96 को मैं इधर लिख देता हूं, ठीक है। पेशा, हाँ बताया था, पेशा का फुल फॉर्म, हाँ हाँ, पंचायती राज नहीं है इसलिए पंचायती राज नहीं, पंचायत है। पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज, है ना, पेशा। चलिए तो यहां पे देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट यहां पे लिखिएगा क्या? एसटी, एससी और ओबीसी को आरक्षण कैसे मिलेगा? ये 73वां संविधान संशोधन में क्या बोला गया था? तो सेम, एसटी तथा एससी को आरक्षण कैसे मिलेगा जी? बताइए आप। जनसंख्या के, पॉपुलेशन के अनुपात में एसटी तथा एससी को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण किसमें बोला गया था शुरू में? तो हाँ बताइए, 73वां संविधान संशोधन 1992, ठीक।
ये जनपद पंचायत है, ठीक। अब ये जनपद पंचायत में तीन होते हैं, है ना। अध्यक्ष होता है, उसके नीचे उपाध्यक्ष होता है, उसके उसके नीचे सदस्य होता है। अब ये तीनों में निर्वाचन किसका होता है, चुनाव किसका होता है, जनपद पंचायत सदस्य का होता है। और सदस्य बटे रहते हैं। मिनिमम कितने होते हैं, 10 होते हैं। मैक्सिमम कितने होते हैं, 20 की 25, 25। अरे 10-25 जनपद का और 10-35 जिला का है ना। तो जनपद पंचायत में जिनका निर्वाचन होता है मतलब सदस्यों का, और सदस्य मान लीजिए कितने हैं, मान लो 20 है, मान लो, ठीक है। 10 से 20, 25 के बीच ही रहते हैं तो 20 है मान लो। अब ये 20 का अलग अलग क्या है, अलग अलग क्षेत्र से है ना ये लोग, ये एक ही जनपद पंचायत से तो नहीं होंगे। और हर जो है सदस्य, अब उनके क्षेत्रों का निर्धारण किया गया है, जनसंख्या के बराबर अनुपात में बांटा गया है ना। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है लेकिन मिनिमम बोला गया है कि कितनी जनसंख्या, 5,000। तो 5,000 जनसंख्या के आधार पे वो किया जाएगा, ठीक है। मतलब एक जनपद सदस्य के क्षेत्र के अंतर्गत फिर उसका प्रावधान किया जाएगा, उसमें ऐसा है। हेलो, क्लियर है ना। मैं कहां पे था, इधर। तो एसटी तथा एससी को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण ये कौन कहता है, 73वां संविधान संशोधन कहता है ना। अब ये क्या बोलता है, पंचायती राज अधिनियम, इसमें ओबीसी की बात नहीं की गई है, याद रखना भाई, किसमें, 73वां संविधान संशोधन में। लेकिन पंचायती राज अधिनियम क्या बोलता है, यह बोलता है, पहला पॉइंट लिखिएगा, एसटी व एससी को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण अगर एसटी एससी जनसंख्या 50% से कम है तो तो हाँ, तो ओबीसी को 25% आरक्षण मिलेगा। याद हो रहा है सबको, ये सबसे प्रश्न आते हैं। हाँ, जनसंख्या के अनुपात पे क्यों नहीं किया गया, क्योंकि उनको देखो, उनको जनरल के हिसाब से ही रखा गया है ना। कई जैसे कि अभी ये वाले जो क्षेत्र थे, कौन सा, हरियाणा पंजाब वाले क्षेत्र, तो वहां पे कई जातियां जो थी जो शुरू से ही ना तो एसटी और एससी थी, है ना। तो उन लोग अपने लेके ओबीसी को दर्जा दिलाने को लेके उन लोग क्या कर रहे थे, आंदोलन आंदोलन चल रहा था। तो कुछ को मिला, कुछ को नहीं मिला, अभी तक चल ही रहा है कोई कई जातियों में आंदोलन। तो ओबीसी को लगभग वो समान रूप से जनरल का ही दर्जा दिया जाता है, जैसा आप जानते भी हैं। ये जो एकदम, ये जो टॉपिक रहता है ना आरक्षण वाला, एकदम इसमें संभल के पढ़ाना बताना बोलना पड़ता है ना। ये ऐसा टॉपिक रहता है जिसको पता नहीं किसी को क्या बोल दे या क्या लगे, क्योंकि एक बार हुआ था ऐसे, है ना। नूतन में ही है शायद, ये नूतन वाले हैं, लाला राम जी जान रहे हैं। तो वही हुआ था नूतन में एक बार। तो एक एकदम वो हो गया, सर हमारी पीढ़ी बहुत प्राचीन काल से जो है वो क्या मैला ढोने का काम कर रही है और बहुत हमको सताया गया, ये वो ऐसे कर। मैं बोला मैं बात उसकी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आपको ये भी पता रहना चाहिए कि जब संविधान बना था तो अंबेडकर जी और सरदार पटेल के बीच, क्योंकि दोनों ही संविधान सभा के सदस्य थे, तो दोनों के बीच इस चीज को लेके वार्ता भी हुई थी। तो यहाँ पे अंबेडकर जी बोले थे कि एक मौका हमको देना चाहिए, मतलब हम लोग को, मतलब जो पीछे थे, है ना, समाज से, उनको मौका मिलना चाहिए। तो पटेल जी बोले कि ये जो है आप एक बार मौका देने की बात कर रहे हैं, है ना। आपको ये तो पता होगा कि ये जो शुरू शुरू में जब प्रावधान किया गया था आरक्षण का, कितने साल के लिए किया गया था,
हाँ, ठीक है, 10 से 15 साल, 10 साल के लिए किया गया था। तो 10 साल का मौका, 15 साल का मौका दिया गया था बस आरक्षण, और उसके बाद में इसे हटाने को लेकर प्रावधान था। लेकिन ये ऐसा हो गया कि आज तक ये हट नहीं पाया। तो ये चीज को सरदार पटेल जी बोले भी थे कि क्लर्कों की नौकरी के लिए मेरिट बेस पे जो आरक्षण है, अब तो हर चीज में लगभग आरक्षण ये सब चल रहा है, तो उसके लिए सही नहीं है। जो पढ़ेगा, जो वो काबिल होगा, उसको मिलेगा क्या, उसको नौकरी मिलनी चाहिए, ऐसा पटेल जी ने कहा। तो अंबेडकर जी भी सही थे यहाँ पे, दोनों दोनों सही है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। वो भी सही है अंबेडकर जी, वो क्या बोल रहे हैं कि मौका मिलना चाहिए, क्योंकि भाई आप जो मानसिकता थी, है ना, वो लोग तो झेले थे उस चीज को, है ना। तो आदमी अपने आप में ही क्या हो जाता है, डिमोटिवेट हो जाता, भले वो कितना काबिल रहे, लेकिन जो आसपास के लोगों का माहौल रहेगा, जैसा आपको बोला जाएगा, बता, अरे तू तो है ही नहीं, तू तो कर ही नहीं सकता, तू छोटी जाति है, तू फलाना है ढिकाना है ना। तो वो कितना भी काबिल हो, है ना, वो क्या नहीं हो सकता, वो आगे उसका माइंड काम नहीं कर सकता। तो यहाँ पे जो अंबेडकर जी थे, उनका कहना भी सही था। और यहाँ पे फ्यूचर देख रहे थे कौन, सरदार पटेल, वो बोल रहे थे कि अभी तुम दे रहे हो ठीक है, आप दोगे ठीक है, लेकिन आगे आने वाले समय में वो एक खतरे की घंटी हो सकती है करके। ठीक है, तो ये ऐसा मुद्दा है जिसपे बड़े बड़े विद्वान लोग आपस में जिनकी नहीं हुई, है ना। तो आ, ये चला है। वैसे ही अंबेडकर जी का एक, शुरू में हम लोग जब पंचायती राज व्यवस्था पढ़ रहे थे, तो उसमें भी हम लोग देखे थे, जब बात चली थी तो दो लोगों के बीच पंचायतें होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए करके, इनके साथ हुआ था, गांधी जी के साथ हुआ था। गांधी जी क्या बोल रहे थे, पंचायतें हो, और अंबेडकर जी क्या बोल रहे थे कि पंचायतें ना हो। ठीक है, क्योंकि वो उस समय देखे थे दशा दुर्दशा को, और गांधी जी बोल रहे थे कि जो शुरुआत होनी चाहिए गांवों से होनी चाहिए, है ना। ये सब आपको लिखना भी है, अगर मेन साइंस पर लिखने को आ गया तो आपको स्टेटमेंट स्टेटमेंट बताने हैं कि इनकी थिंकिंग क्या थी, अपने से नहीं जोड़ देना, है ना। गांधी जी ने फुल अपोज कर दिया था अम्बेडकर जी को, है ना, दोनों के बीच एकदम मतभेद हो गया, ऐसा नहीं। वो तर्क से अपनी बात रख रहे थे, ये अपनी बात रख रहे थे, तो दोनों के स्टेटमेंट, दोनों के विचार आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, तो अंबेडकर जी ऐसे व्यक्ति हैं थे जो तर्क से एकदम काटते थे सबको, क्योंकि इतना 14-14, 15-15 पीएचडी उन्होंने किया था, इतनी पढ़ाई अलग अलग यूनिवर्सिटी से, इतनी डिग्री, है ना। और सिर्फ डिग्री नहीं, उस डिग्री का उनको ज्ञान भी था। अभी हम लोग भी यही है ना, डिग्री पे डिग्री ले लेते हैं, प्राइवेट भर देते हैं फॉर्म एमए का, कितना डिग्री है रे, 4 डिग्री एमए का, 5 तो एमए कर लिया हूँ। ठीक है, इधर लिपोर चांदी कुछ हो नहीं पा रहा है, तो और कुछ पूछ लोगे हिस्ट्री में एमए है ना, तो और उसके बाद पूछ लो कुछ इतिहास का प्रश्न, है ना, या बेसिक सा, अच्छा ये भी था क्या एमए में, क्या दिए हो पेपर का, ऐसा भी एग्जाम्पल देखने को मिलता है। तो वही है कि उन्होंने जो पढ़ा था, है ना, जो उन्होंने डिग्री हासिल की, उसका मनन भी, उसका चिंतन भी उन्होंने किया है, मतलब घोल के पी गए चीजों को, तो इतने बड़े ज्ञानी थे। तो यहाँ पे बात अंबेडकर जी की नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे बात आरक्षण वाली चल रही थी। तो ओबीसी को, जैसे आप प्रश्न पूछे थे कि ओबीसी को इतना क्यों नहीं दिया जाता, क्योंकि उससे भी नीचे जो माना जाता है कि जिनको आरक्षण की ज्यादा जरूरत है, वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है। तो ज्यादा तवज्जो जो है वो उनको दी गई है, उसके बाद फिर नंबर आता है इनका। ठीक है, इसलिए यहाँ पे भी जब हम लोग आरक्षण की बात जब शुरू में पढ़ रहे हैं, तब हम लोग सीधे ओबीसी पे नहीं आ रहे थे, यहाँ पे भी हम लोग एसटी और एससी पे ही आ रहे थे। और हम लोग जिस क्षेत्र में निवास करते हैं, वहां पे एक्ट है पेशा एक्ट। और क्यों है ये भी आपको पता है, क्योंकि हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है वो क्या बाहुल्य है, तो जनजाति बाहुल्य राज्य है। आप चाहे सरगुजा संभाग की बात करें या बस्तर संभाग की बात करें, यहाँ पे अनुसूचित जनजाति निवास करती है, कितने परसेंट जी, लगभग 56%। अच्छा और एससी जनसंख्या बहुत ज्यादा नहीं बता दिए, 56%। हाँ हाँ, ठीक है, 34 तो उनके लिए ज्यादा प्रावधान है एसटी और एससी के लिए, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे भी जब बात आ रही है किसकी, एसटी एससी की, तो 50%, और 50 से कम होगा तब क्या मिलेगा, किसको मिलेगा, ओबीसी को मिलेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं किसकी, महिलाओं की। तो आपको बताया था 1992 के अधिनियम में क्या बोला गया था जी,
महिलाओं को कितना आरक्षण? 33%। ठीक है, और यहां पे सिर्फ महिला को आप अलग वर्ग नहीं मानना है, उस वर्ग की महिला को, तो ऐसे में 75 पार हो जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, वर्ग को, वर्ग का आरक्षण मिला के 75 पार नहीं होना चाहिए, तो उस वर्ग में आप महिला आरक्षण को मत जोड़ देना, है ना। तो ये लाइन आप ऐसे ही लिखो, क्या? अपने वर्ग के, ऐसा लिखिए, अपने वर्ग की या वर्ग के कुल सीटों का, अपने वर्ग के कुल सीटों का 33%, बोले तो 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित, महिलाओं के लिए आरक्षित। क्लियर है? ये लाइन आपको पकड़नी है, अपने वर्ग के कुल सीटों का महिलाओं के लिए आरक्षित। यानी यहां पे देखा जाए, वो महिला ये नहीं देखा जाएगा, महिला है वो तो ठीक है, लेकिन वो महिला किस वर्ग से आती है? महिला एसटी है, महिला एससी है, महिला ओबीसी है, या महिला अनरिजर्व है? तो पहले सबका निकाल लिए वर्ग के हिसाब से, और वर्ग का जब निकाले सीट, जैसे निकाले थे ना, 10 सीट को 2 में बांटे, 3 में बांटे, फिर 3 में बांटे, बचा बटा वो अनरिजर्व गया। तो ये बांटने के बाद फिर आधा 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 सभी वर्ग का जाएगा किसमें? महिला में। तो वर्ग का जो है, 3 वर्ग का, वो 75 पार नहीं होना चाहिए। और इनके लिए तो अलग प्रावधान है, सीटों में, उस वर्ग के सीटों में 50% महिला होगी। क्लियर है? 50% इसमें, और ये इसमें जो बात की गई थी वो 33% की गई थी। क्लियर है जी? अच्छा, इसका छूट गया क्या? इसका लिखे ही नहीं। तो ये बात किए थे 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, अनुपात में आरक्षण होगा एसटी एससी। इसमें बोला एसटी एससी अनुपात में होगा, कम है 50% से तो ओबीसी का आरक्षण मिलेगा, ये छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम बोलता है ना। और पेशा एक्ट क्या बोलता है? पेशा एक्ट बोलता है कि एसटी के लिए 50% से कम होना ही नहीं चाहिए आरक्षण। ठीक है, ये बात करता है सीधा एसटी के लिए। तो एसटी के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 50% से कम आरक्षण नहीं होगा। यानी इनके लिए जितनी भी सीट है उसमें जनसंख्या को क्राइटेरिया नहीं माना गया है। ठीक है, इसमें बोल ही दिया है क्या, 50% सीट तो आपको रखना ही है, किनके लिए? एसटी के लिए। ठीक, तो इसमें 33% है, महिला की बात किया। पंचायती राज में कितना है जी? 50%। तो सेम लिख लो दूसरा करके, सेम लाइन रहेगा, अपने वर्ग के कुल सीटों का 50%, यानी 1/2 महिलाओं के लिए आरक्षित। ठीक, वैसे इसमें है सेम। अब या ऐसे ही लिख लो 50% सीट, क्योंकि वर्ग तो वही रहेगा एसटी, है ना। तो 50% सीट महिला आरक्षित। अब जैसे चक्रानुक्रम की बात करता है, उसमें भी डिफरेंस एक देखे थे हम लोग, है ना। क्या देखे थे कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत जो भी सरपंच या अध्यक्ष का पद है ना, तो उसमें एसटी एससी ओबीसी के लिए जो चक्रानुक्रम डिसाइड करेगा वो कौन करेगा? कलेक्टर करेगा। और कितने टर्म के लिए होता है या कितने वर्ष के लिए होता है पूछेगा तो इसमें एक, है ना, एक कार्यकाल के लिए होता है। ठीक है, तो यहां पे लिख लीजिए, सरपंच या अध्यक्ष के लिए, या अध्यक्ष के लिए, या का निर्धारण, सरपंच या अध्यक्ष का निर्धारण चक्रानुक्रम में
कलेक्टर द्वारा किया जाता है। किया जाता है ना, जिसमें एसटी, एससी, ओबीसी और जनरल आएंगे। ठीक, सेम लाइन आपको इसमें लिखनी है तीसरा करके। सरपंच या अध्यक्ष का निर्धारण कैसे होगा? तो कलेक्टर के द्वारा होगा, है ना, और चक्रानुक्रम में होगा, लेकिन 2 पंचवर्षीय यानी 2 कार्यकाल के लिए होगा। तो सरपंच या अध्यक्ष निर्धारण चक्रानुक्रम में कलेक्टर द्वारा 2 कार्यकाल, 2 कार्यकाल बोले तो 2 टर्म, यानी कि ब्रैकेट में लिख लो 10 वर्ष के लिए किया जाता है। ठीक, और यहां पे अगर बात करूं तो यहां पे क्या लिखूं मैं? पेशा वाले में, यानी जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हैं उनके लिए ठीक है, कलेक्टर जो है वो एसटी वर्ग के व्यक्ति को ही क्या देगा? ये सीट देगा हमेशा के लिए, इन्हीं के लिए ही है। कलेक्टर द्वारा एसटी वर्ग यानी अनुसूचित वर्ग के ही व्यक्ति को। ये जो 2 है ना, ये देखो, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, एक ये मार्किंग कर लेना अपने नोट्स में, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। ये जो स्टार मार्किंग किया हूं अनुसूचित जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत, ये छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के अंतर्गत ये दोनों, है ना, और 92 के अंतर्गत ये वाला, इनसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ठीक है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आए हुए थे, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, टेबल बनाया कि नहीं बनाया? और इसके पहले का जो टेबल था वो ग्राम पंचायत वाला, जिसमें आपको बताया था 4-500, सब में सेम रहेगा ना, इसमें तो डिफरेंस है, वो सेम रहेगा। ठीक है, तो ये आरक्षण की बात की, इसमें 2-4 कुछ कुछ और बताना है, उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। लगभग ये 90% क्या है, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो इसमें आपको मेन चीज क्या याद रखनी है? सबसे पहले एसटी एससी वर्ग याद रखना है, जनसंख्या के अनुपात में ही आरक्षण मिलेगा। ओबीसी को कैसे कब मिलेगा? तो जब एसटी एससी मिला के कितने हो, 50 से ऊपर हो, है ना, 50 से कम हो। हाँ, और कम हो तो कितना मिलेगा? 35%, 25% मिलेगा। गुड। महिला को आरक्षण कितना मिलेगा? 50% आरक्षण, है ना। तो आप, तो मान लीजिए पंच का पद है कितना, किसी गांव में 10 पद है, तो 50% महिला बोल रहे हो, तो 5 पद महिला को मिलेगा, ऐसे बांटेंगे क्या? हाँ, तो ऐसे में तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, इसीलिए यही चीज को बता रहा हूं कि उस वर्ग की महिला, ये लिखे ना, अपने वर्ग के कुल सीटों का 33, अपने वर्ग के कुल सीटों का 50, यानी 10 में हमको एसटी एससी ओबीसी पहले निकालना है ना। अब उनका जब सीट निकल जाएगा उसमें आधा बांटना है किसको? 50% बांटना है सीट में किसको? महिला को, है ना। और ये चीज देखना है कि एसटी एससी और ओबीसी को मिला के परसेंट जो है आरक्षण का वो कितना पार नहीं जाना चाहिए? 75% नहीं जाना चाहिए। ठीक है, वो चीज आप लोग को याद रहेगी, बहुत बार रिपीट कर चुके। ये टेबल को आप लोग बना लीजिएगा। अब धीरे धीरे देखो, मैं यही बताना चाह रहा हूं आप लोग को, आर्टिकल दर आर्टिकल आगे बढ़ रहे हैं। 243 ग्राम सभा देखे, फिर पंचायतों का गठन स्थापना, इसकी चर्चा किए। 243 में संरचना था, 243 में डी में आरक्षण की बात कर रहे हैं। अब 243 ई, उसमें किसकी बात करेंगे? कार्यकाल। इसलिए आपको बोला था मैं
कि भले ग्राम पंचायत में हम लोग थोड़ा थोड़ा पॉइंट लिखे थे शुरुआत में, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें हैं बताने को, है ना, वो यही सब अभी चलेंगी, ये जो चल रही है ना, वो वही चीज में अगर वहां पे आप लोग को बता दो थोड़ा हौच पौच हो जाता। सरपंच का ऐसे होता है जी, पंच का ऐसे ऐसे लेके यहां से ऐसे। तो आर्टिकल दर आर्टिकल जब संविधान ने हमको अच्छे से समझाया हुआ है, ये जो अधिनियम है हमको आर्टिकल के हिसाब से बताया गया बढ़िया तरीके से, तो उसी हिसाब से पढ़ते हैं, है ना। तो आपको आर्टिकल पे फोकस करते हुए ही उसका डिटेल हिसाब से आपको अपने नोट्स बनाने हैं और पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो इसमें कुछ कुछ और चीजें हैं वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में ही हमारा आर्टिकल 243 ई चालू होगा, जो किससे संबंधित है, पंचायतों के कार्यकाल से संबंधित है, ठीक है। तो बढ़िया नोट्स वोट्स भी मेंटेन करते चलो, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय छत्तीसगढ़ महतारी, जय भूमकाल, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय हिंद, भारत माता की जय। धन्यवाद जी, शुभ रात्रि।